हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स प्रोवाइड करवाने के बाद में आप लोगों से किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो लेक्चर्स आपके पूरे कोर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करवाता, बल्कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करवाता है, जैसे कि NTSC, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं फॉर योर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड, CBSE, एवरीथिंग। मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्वालिटी के साथ में। तो इसका मतलब आपको और कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसका क्विक रिवीजन। नाउ क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है? क्विक रिवीजन का मतलब होता है कि हम बहुत ही क्विकली जो है सारे जो हमारे कंसेप्ट हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हम करेंगे रिवाइज। अब मैंने आप लोगों को जो है कंसेप्टुअल जो हमारे वीडियोज है वो दे दिए, ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने। वन शॉट रिवीजन मैंने आप लोगों का करवा दिया है। जो आपका वन शॉट रिवीजन है वो भी एक काइंड ऑफ क्या है, वो एक काइंड ऑफ हम ये बोलेंगे कि एक ही जो है आपके लेक्चर में पूरा आपका चैप्टर कंप्लीटेड है। लेकिन वन शॉट रिवीजन आप लोगों ने पढ़े भी होंगे और आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बिकॉज मैंने वन शॉट रिवीजन में भी जो है बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली डिटेल में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया है। अब बात आती है कि मैम हमें जो है एग्जाम के पहले जो है बहुत ही जल्दी रिकैप करना होता है सब कुछ, तो हम कहाँ से पढ़े? तो उस पर्पस से जो है आप इस क्विक रिवीजन को ले सकते हो, या फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, आपका जो सारे एक डिटेल में जो आपको पढ़ना था वो पढ़ लिया, आपने वन शॉट रिवीजन पढ़ लिया, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अब आप सोच रहे हो कि आपको जो है एक बार रिवाइज कर लेना है जल्दी से कि आपके इस चैप्टर में क्या क्या था, तो आप इस वीडियो का जो है हेल्प ले सकते हो। ओके, दैट मीन्स इसमें जो है हम बहुत ही क्विकली हर एक चीज को रिवाइज करेंगे। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज मैंने हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट्स आए तो सिंपल सी चीज आपको एक ये करनी है कि आपको जो है ना प्लेलिस्ट में चले जाना है, जो भी हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आपको जिसमें भी प्रॉब्लम आई है, जिस भी टॉपिक में, उस टॉपिक को सर्च करके पढ़ लेना है। प्लेलिस्ट जो है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, उसमें आपको जो है वीडियोस फाइंड आउट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर प्लेलिस्ट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी सबसे अच्छा जो है सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें चले जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चाहे वो वन शॉट रिवीजन की हो, चाहे वो MCQs की हो, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो, चाहे वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की हो, वो NCERT की हो, या जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग उसकी हो। सारी प्लेलिस्ट जो है वो आपको वहां पर एक ही जगह पर मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है आप उसमें से पढ़ सकते हो। ओके, तो आई गेस कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब स्टार्ट करें अपना ये लेक्चर और बहुत ही स्पीड में इसको फिनिश भी करते हैं, ठीक है, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट तो हमें उतना क्विकली जो है काम करना भी होगा। अब जो आपका ये चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसमें बेसिकली आपके सामने कुछ ये टॉपिक्स है जो कि आप लोग पढ़ने वाले हो या आप लोगों ने पढ़े हैं। दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, TP, AP and MP, law of variable proportion, law of diminishing marginal product, returns to scale, cost function and cost curves, ठीक है। कुछ ये चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसमें से मैं क्विकली आप लोगों को कुछ कुछ बता देती हूँ, यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो भी मैं जो है फटाफट बता दूंगी, ठीक है। अब बात करें हम किसकी? प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन की, ठीक है। तो ये जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने फंक्शंस पढ़े वो बेसिकली आपको क्या बताते हैं? वो आपको बताते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। अब किसके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप? प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में चेंज करना,
तो जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। वही हम कॉस्ट फंक्शन की बात करें तो कॉस्ट क्या होता है, कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है, ओके, दैट मींस एक क्वांटिटी या हम बोले एक कमोडिटी को बनाने में कितना जो है कॉस्ट लगा। तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली आपको क्या बताएगा, कॉस्ट फंक्शन बताएगा एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये इसके बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है आपको कॉस्ट फंक्शन बता देगा। कॉस्ट क्या होता है और प्रोडक्शन क्या होता है उस चीज को भी हम देख लेंगे। कॉस्ट होता है आपका एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन क्या होता है, इनपुट को आउटपुट में जो है ट्रांसफॉर्म करना। उसके बाद में कॉस्ट कर्व, हम वेरियस कर्व देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एपी, टीपी, एपी और एमपी है, वैसे ही कॉस्ट कर्व में हम देखेंगे टीसी, एसी एंड एमसी, ठीक है, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। उसके बाद में आता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये दोनों जो लॉ हैं ये हमारे शॉर्ट रन के लॉ हैं। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या होता है, शॉर्ट रन में आपके कुछ फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं और एटलीस्ट एक फैक्टर आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो दैट मीन शॉर्ट रन में आपके पास में फिक्स्ड फैक्टर भी होते हैं एंड वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं। शॉर्ट रन में आपके फिक्स्ड फैक्टर्स फिक्स्ड ही रहेंगे, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हो, और वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज करके आपके प्रोडक्शन में चेंज करते हो, ठीक है। वही हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करें तो ये लॉ है आपका लॉन्ग रन का लॉ, ठीक है। लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है कि यहां पर आपके सारे ही फैक्टर्स कैसे हैं, वेरिएबल है, यहां पर फिक्स्ड फैक्टर कुछ भी नहीं है। ये होता है आपका लॉन्ग रन का मतलब। दैट मींस लॉन्ग रन जो है वो इतना लॉन्ग टाइम पीरियड होता है कि उसमें आप इजीली आपके जो फिक्स्ड फैक्टर्स है उन्हें भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो रिटर्न्स टू स्केल है वो लॉन्ग रन का लॉ होता है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट आपके शॉर्ट रन के लॉ होते हैं, ठीक है। तो आई गेस की एक जो है बहुत ही क्लियरली आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है समझ में आ ही गया होगा। अब वन बाय वन हम लोग इन सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं इन्हें देख लें। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया प्रोडक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट्स को इनटू आउटपुट, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्शन है ये किस चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये इनपुट को ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट में। जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सारी चीजों को यूज कर कर एक प्रॉपर आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो आपका आउटपुट है क्या, बिस्किट, ठीक है। बिस्किट क्या हो गया, बिस्किट हो गया आपका आउटपुट। अब इस बिस्किट को प्रोड्यूस करने में इनपुट्स की जरूरत लगी होगी। इनपुट्स क्या हो जाएंगे बिस्किट के, जो भी उसमें रॉ मटेरियल्स यूज हुए। लाइक हम ले लेते हैं शुगर आ गई, ठीक है। उसके बाद में आप ले लो फ्लोर, ठीक है, आटा लगेगा, या जो भी है, अगर आप मैदा से बना रहे हो मतलब कि बिस्किट जिससे भी बन रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में उसमें जो भी फ्लेवर डल रहे हैं वो आ जाएंगे। अगर आप चॉकलेट बिस्किट बना रहे हो तो चॉकलेट आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड होगी। तो ये सब क्या है, ये सब इनपुट है और इनको ट्रांसफॉर्म किया गया इनटू अ आउटपुट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक। आई गेस क्लियर है ये चीज। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप या फिर हम बोले टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द गुड। जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली आपके इनपुट और आउटपुट को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना है आपको आउटपुट में। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, दैट मीन्स हमें अगर 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करना है तो हमें कितने इनपुट्स चाहिए वो हम बता सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो इनपुट्स हैं उनसे कितने आउटपुट्स का प्रोडक्शन हो सकता है। ये जो फंक्शनल है, ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप शो किया जा रहा है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। और इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इस वे में, दैट इज OX इज इक्वल्स टू f ऑफ I1, I2, I3, I till IN. What is OX? आउटपुट ऑफ कमोडिटी X, ठीक है।
ये क्या हो गया, आउटपुट ऑफ एक्स या आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स आप बोलोगे, इज इक्वल्स टू क्या शो कर रहा है, दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनपुट्स, ठीक है। इनपुट 1, एक इनपुट यूज किया, सिर्फ एक ही इनपुट से आपका आउटपुट नहीं बनेगा, आप जो हो वेरियस नंबर ऑफ इनपुट्स को यूज करते हो, तो ये आपका इनपुट 1, इनपुट 2, ठीक है, जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो ये सारे इनपुट्स को मिलाकर आप कितना आउटपुट का प्रोडक्शन कर पा रहे हो, दिस इज योर प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। आई गेस क्लियर है ये चीज भी। नेक्स्ट पर आते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में हमें पढ़ना है। तो शॉर्ट रन अभी अभी मैंने बताया कि शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स आपके वेरिएबल रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक फैक्टर आपका फिक्स्ड रहेगा, मतलब कि शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फिक्स्ड फैक्टर होना जरूरी है। शॉर्ट रन एक छोटा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप आपके फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि लैंड है, तो आप एकदम से लैंड नहीं बना सकते हो, बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है। आपको एकदम से आप जो है बिल्डिंग नहीं बना सकते हो, एकदम से जो है उसे डिमिनिश नहीं कर सकते हो, तो आपको उसके लिए थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है, और वो जो टाइम पीरियड चाहिए होता है उसे हम लॉन्ग रन की कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन इतना शॉर्ट टाइम पीरियड होता है कि उसमें आपके ये जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। So period in which output can be changed by changing any variable factors, ठीक है। शॉर्ट रन क्या हो गया, ये वो पीरियड हो गया जिसमें कि आउटपुट चेंज किए जाएंगे बाय चेंजिंग एनी वेरिएबल फैक्टर, किसी भी वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज करो और उससे जो है आपका आउटपुट होगा चेंज। जो आपका शॉर्ट रन है उसमें आपको दो टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वहीं हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, period in which output can be changed by changing all the factors of production, ठीक है। ये लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारे ही जो फैक्टर्स है उन्हें हम बोलेंगे कि वो वेरिएबल फैक्टर है। यहाँ पर फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब कि कुछ भी चीज ऐसे फिक्स्ड नहीं है कि नहीं ये इतनी की इतनी रहेगी, वो चीज इजीली जो है चेंज की जा सकती है, बिकॉज जो लॉन्ग रन है वो काफी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। ओके, तो आई गेस शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन भी आप लोगों को क्लियर होगा। फिर इसके बाद में यहीं से हमारे पास में दो टर्म्स और आते हैं कि भाई फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। तो वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर को देख लो। वेरिएबल फैक्टर में हम बोलेंगे कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो कि शॉर्ट रन में चेंज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, लेबर हो गए। अब अगर मुझे एकदम से लेबर बढ़ाने हैं तो मैं बढ़ा भी सकती हूँ, और अगर मुझे कम करने हैं तो मैं कम भी कर सकती हूँ। तो वो आपका क्या है, वो आपका वेरिएबल फैक्टर है कि आप इजीली चेंजेस कर सकते हो एक शॉर्ट रन में भी, ठीक है। एक शॉर्ट टाइम पीरियड में भी ये जो चेंजेस है वो हो सकते हैं। लेकिन हम फिक्स्ड फैक्टर की बात करें तो ये वो फैक्टर्स है जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं किए जा सकते हैं। अगर आपको फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज करना है तो आपके पास में एक जो है हम बोलेंगे कि एक एडिक्वेट लॉन्ग टाइम पीरियड होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल्स क्या लिखोगे आप, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। ये जो चीजें हैं ये ओवर दी नाइट आप जो हो ना तो परचेज कर पाओगे ना ही सेल कर पाओगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को जो है हमें इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एक जो है लॉन्ग टाइम पीरियड की जरूरत होती है। ओके, आई गेस क्लियर है आप लोगों को वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। ये बिल्कुल मत बोलेगा कि मैम हमें जो है डिटेल में पढ़ाओ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया उसका रीजन, ठीक है। अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पे, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मैंने हमेशा आपको जो है एक चीज बोली है कि टोटल, एवरेज और मार्जिनल, इससे जो है आपको क्या करना है, एक एक टर्म याद रखना है। आगे चाहे कोई भी आपका जो है क्या आ जाए, सफिक्स आ जाए, पर आपको इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। अब मैं चाहे टोटल प्रोडक्ट बोलूं, टोटल कॉस्ट बोलूं, टोटल डिमांड बोलूं, या मैं बोलूं टोटल यूटिलिटी बोलूं, कुछ भी बोलूं, पर सब में जो है आपके बाद वाले वो चेंज हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग का जो है
उनका मतलब सेम है। टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पूरे टोटल ही आएंगे, ठीक है। दैट इज अगर मैं टोटल प्रोडक्ट बोल रही हूँ तो टोटल प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बोल दूं टोटल कॉस्ट तो पूरी कितनी कॉस्ट लगी वो पूरी आने वाली है। टोटल यूटिलिटी, कोई भी गुड्स को कंज्यूम करके टोटल कितनी यूटिलिटी मिली वो पूरी आएगी। वहीं मैं एवरेज की बात करूं तो ये पर यूनिट हो जाता है, ओके। एवरेज कॉस्ट दैट इज पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। एवरेज प्रोडक्ट दैट इज पर यूनिट प्रोडक्ट का कितने प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, कितने पर यूनिट आप कितना बना रहे हो। मार्जिनल क्या होता है, एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है, वन एक्स्ट्रा यूनिट या हम बोले इसमें वन एडिशनल यूनिट, ठीक है। ये चीज भी आपको क्या करना है, याद रखना है। मार्जिनल प्रोडक्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में मतलब कि एक एक्स्ट्रा जो है यूनिट आप कैसे बना रहे हो, टोटल प्रोडक्ट में एक एक्स्ट्रा क्या हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा, एक और यूनिट के प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लगा है, ठीक है। तो ये आपका टोटल, एवरेज और मार्जिनल जो है वो आपको इस वे से पता होना चाहिए। अब टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। जितने भी गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स है, ये याद रखो कि प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा, ये इनपुट और आउटपुट के बीच की बात करता है। तो आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इनपुट और आउटपुट के बीच की ही बात करेगा, ठीक है। आपका टोटल प्रोडक्ट क्या बोल रहा है कि जो गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उन सब की हेल्प से आपने कितने टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन किया है एक गिवन टाइम पीरियड में, दैट इज व्हाट वी कॉल टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को हम जो है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, टोटल रिटर्न भी बोलते हैं, टोटल आउटपुट भी बोलते हैं। ये जो नेम्स है ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि इनके अल्टरनेटिव नेम्स क्या होते हैं। उसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टीपी इज इक्वल्स टू एपी इंटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आपका एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब मुझे एवरेज प्रोडक्ट निकालना होता है तो मैं टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर करती हूँ। तो अब अगर टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, एपी इंटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और वही हम टीपी की बात करें तो टीपी अगर मैं एमपी के टर्म्स में निकालूं तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एमपी। सारे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है अगर आप उनको वन बाय वन जो है ऐड करते जाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक। आई गेस क्लियर है टोटल प्रोडक्ट की पूरी जो हमारी स्टोरी है वो। उसके बाद में आता है एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज पर यूनिट, मैंने बोला ही है। तो आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल इनपुट, पर यूनिट वेरिएबल इनपुट पर कितना आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि एक यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट जो है उस पर आप कितना जो है आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, वो होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। अब जैसे कि टोटल प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव नेम्स थे, सेम वे में आपके जो है एवरेज प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव नेम्स हो जाएंगे। जहां जहां पर टोटल था वहां पर एवरेज लगा दो, दैट वुड बी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज रिटर्न, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एपी इज इक्वल्स टू टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ओके। ये हो जाता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। फिर आ जाओ किस पर, मार्जिनल प्रोडक्ट पर। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट, ठीक है। तो एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट हम बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट में कितना एडिशन हुआ है when one more unit of variable factor is employed, ठीक है। अगर एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड हो रही है, जैसे कि मान लो अभी तक 4 जो है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर वर्क कर रहे थे लेकिन अब 5 करने लगे, तो ये जो एक और एक्स्ट्रा बढ़ा है, एक जो और एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय हुआ है, उसकी वजह से आपके टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना एडिशनल इंक्रीज हुआ है, वो होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसे हम, इसके और नेम्स क्या हो जाएंगे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रिटर्न। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कुछ ये, MPN इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1 और MP इज इक्वल्स टू चेंज इन TP डिवाइडेड बाय चेंज इन N, ठीक। ये कुछ जो है इसके फॉर्मूले बन जाएंगे, ओके। तो आई गेस आपको कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर है, टीपी, एपी एंड एमपी जो है ये तीनों ही चीजें आई गेस अच्छे से क्लियर हो गई है।
फिर आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज में आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। सेकेंड फेज में क्या होता है, यहां तक देखो, यहां तक फर्स्ट फेज है जिसमें आपका ये जो है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। सेकेंड फेज में यहां पर आ जाता है डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। दैट इज आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है और आपका जो एमपी है वो फॉल होने लगता है। उसके बाद में आता है आपका थर्ड फेज जिसमें आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो फॉल होता है और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 फेजेस के बारे में हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में पढ़ा है। इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम किसे बोलते हैं, जब आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो अपना स्लोप चेंज करता है, इंक्रीजिंग रेट से वो डिमिनिशिंग रेट में जो है कन्वर्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उस टाइम पर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो उसके मैक्सिमम पर होता है। यहां से देखो आप टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच के जो रिलेशनशिप है ना वो भी यहाँ पर आप याद रख सकते हो इससे। उसके बाद में जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पर है तो उस टाइम पर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इस ग्राफ को आपको प्रॉपरली जो है एक बार याद रखने की जरूरत है कि देखो टोटल प्रोडक्ट आपको ऐसा बनाना है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसा बनाना है। अब इसकी स्टेटमेंट देख लो, स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट द डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये कौन से टाइम पीरियड का हमारा लॉ है, दैट इज ऑफ शॉर्ट रन, ठीक है। तो शॉर्ट रन में जो है आपके फिक्स्ड फैक्टर भी एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, इनपुट्स होते हैं। तो इसमें जो है आप एक जो इनपुट है उसको फिक्स्ड रख रहे हो, दैट इज आपके पास में कोई फिक्स्ड इनपुट है और बाकी को आप जो हो चेंज कर रहे हो, बाकी को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो फिर ये पर्टिकुलर सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। इस लॉ को हम लॉ ऑफ रिटर्न्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं। ये सारे नेम आप लोगों को पता होना चाहिए। अब लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ ये वाला हम बोले लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बीच में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्केल जो है, अगर स्केल बोला जाए कि हम रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे हैं तो वो लॉन्ग रन का होता है जिसमें कि पूरा स्केल ही चेंज हो जाता है आपके प्रोडक्शन का, बिकॉज उसमें आपके फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज होते हैं। पहले आप स्मॉल लैंड पर प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आप बिग लैंड पर प्रोडक्शन करो तो पूरा का पूरा स्केल ही बदल जाता है। लेकिन जब हम शॉर्ट रन में बात करें या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न्स टू फैक्टर आता है, ठीक है। ये फैक्टर याद रखना, फैक्टर और स्केल में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग एक बार शेड्यूल वगैरह भी देख लें, ये कुछ आ जाएगा इसका शेड्यूल। इसमें देखो फिक्स्ड फैक्टर दैट इज लैंड इन एकर्स आपने क्या रखा है, फिक्स्ड रखा है। उसके बाद में आपके वेरिएबल फैक्टर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 जो कि आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। ये आ जाते हैं आपके टोटल प्रोडक्ट जिसमें हम बोल रहे हैं 10 30 45 52 52 एंड 48। इस स्टेज पर क्या हो रहा है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो रहा है इंक्रीज, ओके। दैट मीन्स आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है इंक्रीज, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो मार्जिनल प्रोडक्ट को डिक्रीज होते हुए ये जो है आपका डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और फिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये जो है दैट इज ऑन जब 5 वेरिएबल लेबर्स जो है, वेरिएबल फैक्टर जो वो एम्प्लॉयड है, तो उस टाइम पर आपका टोटल प्रोडक्ट है उसके मैक्सिमम पर। तो ऐसे केस में आपका जो एमपी है ये हो रहा है क्या, 0, ठीक है। और इसके बाद में ये फॉल हो रहा है आपका टोटल प्रोडक्ट, तो आप देख रहे हो एमपी क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या रीजंस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के, ये जो तीनों हम लोगों ने फेजेस देखे हैं उसके पीछे के क्या रीजन है। तो फर्स्ट वाला देखें, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो हमें क्यों देखने को मिलता है। फर्स्ट इसका रीजन आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। देखो इनिशियली क्या हो रहा है कि आपका फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड है, लेकिन उस पर जो आप वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल इनपुट जो है
या एक ही यूनिट ऑफ जो इनपुट है वो आपके पूरे फिक्स्ड फैक्टर के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो जब आप इंक्रीज करते हो तो जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। वो जो है उसका हम बोलेंगे कि प्रॉपरली जितना उससे हमें यील्ड मिल सकती है वो हमें मिलती है उसमें। तो दैट इज व्हाट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिर उसके बाद में आता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब इनिशियली एक थे, अब 2 इनपुट्स हो गए, 3 इनपुट्स हो गए, जब धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं इनपुट्स और वो फिक्स्ड फैक्टर पर जो है सफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ रही है। जब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट था तो वो पूरे फिक्स्ड फैक्टर को कवर नहीं कर पाता था, और ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में फिर वो उसकी इतनी जो एफिशिएंसी है वो प्रॉपरली हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि एक लैंड है ऑफ कितना एकर्स, 5 एकर्स, तो 5 एकर्स ऑफ लैंड के लिए एक पर्सन सफिशिएंट नहीं है। तो जब वहां पर 2 आए तो चलो क्या हुआ, डिवाइड हो गया पार्ट की 5 में से 2.5 एकर्स तुम लो, 2.5 एकर्स पर तुम वर्क करो और जो है यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करो। तो वो एफिशिएंसी बढ़ी कि हमें बस अब इतने पोर्शन पर अपना वर्क करना और हम प्रॉपरली इस पर वर्क कर लेंगे। जब 3 आए तो थोड़ी सी और एफिशिएंसी बढ़ी, क्योंकि अब वो चीज थोड़ी सी और डिवाइड हो गई। जब थोड़ा सा हमारे पास में थोड़ा थोड़ा पोर्शन बचा तो हम उस पर बहुत अच्छे से वर्क करने लगे। तो क्या हुआ कि जो एफिशिएंसी वेरिएबल फैक्टर की वो भी इंक्रीज हुई, तो इसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर देखने को मिलते हैं। एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर जो है वो इंडिविजिबल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर जो है आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनपुट्स को जो है एम्प्लॉय करना पड़ेगा, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स को एम्प्लॉय करने की जरूरत होती है। तो इसलिए जो है जब उस पर सफिशिएंट अमाउंट या सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स वर्क करते हैं तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ये था आपका फेज 1 के जो रीजंस थे। फिर अब आते हैं हम फेज 2 के रीजंस पर, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। हम लोग देखते हैं कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है उस पर्टिकुलर फेज में, दैट इज हमारे फेज 2 में जो टोटल प्रोडक्ट है वो उसके मैक्सिमम तक जाता है। वो मैक्सिमम तक क्यों जा रहा है, क्योंकि एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है वो हमें देखने को मिला है बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। मतलब कि एक जितना भी फिक्स्ड फैक्टर है उस पर कितने वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करने चाहिए, वो चीज हमें जो है किसमें देखने को मिलती है, आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में। तो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के बाद में अगर आप और प्रोडक्शन करोगे तो फिर आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लगेगा। नॉट प्रोडक्शन करोगे, वेरिएबल फैक्टर अगर बढ़ाओगे तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। फिर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है और जो वेरिएबल फैक्टर है वो एक दूसरे के इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। आप फिक्स्ड फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर्स के साथ में जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, या वेरिएबल फैक्टर्स को जो है वो फिक्स्ड फैक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो उतनी स्पीड से नहीं इंक्रीज होगा जितना जो है आप होना चाहिए, या जितने वेरिएबल फैक्टर्स है उनके वजह से जितना टोटल प्रोडक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है ना। आप अगर एक जो लैंड है उस पर अगर सफिशिएंटली 4 लोग काम कर सकते हैं, अगर आप वहां पर 6 लोगों को भी काम करवा रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है ना। और वो क्योंकि वो फिक्स्ड है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से फिर धीरे धीरे जो टोटल प्रोडक्ट है अगर हम कंपेयर करें विथ वेरिएबल फैक्टर तो वो डिमिनिश होता हुआ हमें दिखाई देता है, और हम लोग जो है इस चीज को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। व्हाट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जब आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। तो उसके पीछे के रीजन क्या है, सबसे पहले आता है लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। भाई फिक्स्ड फैक्टर आपका लिमिटेड है, आप कितना भी वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दो वो तो लिमिटेड ही है फिक्स्ड फैक्टर। तो वहां पर 4 लोग वर्क कर सकते थे, आपने 6 लोगों को एम्प्लॉय किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 6 तो फिर भी काम कर रहे हैं। वहीं आप 4 लोगों की जगह पर 10 लोगों को अगर काम दे रहे हो, 4 लोगों की ही जरूरत है और अगर वहां पर आप 10 लोगों को काम दे रहे हो, तो क्या आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है उस पर 10 लोगों की जरूरत है, नहीं है। और क्या आपके 10 लोगों के कारण कोई फिक्स्ड फैक्टर बढ़ गया, नहीं बढ़ा, बिकॉज वो तो फिक्स्ड है। तो योर फिक्स्ड फैक्टर इज लिमिटेड, आप उस पर लिमिटेड जो है नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर को ही एम्प्लॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस स्पीड से बढ़ रहे हो दैट मीन्स आप अनलिमिटेड ये चीज कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका ये लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर की वजह से जो है नेगेटिव
रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, अब एक टाइम के बाद में यहाँ पर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल गया, उसके बाद भी अगर आप जो हो आपके वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हो, सो दैट मीन्स कि हमें जो है पुअर कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, अब जो है फिक्स्ड फैक्टर बहुत ही ज्यादा कम पड़ गया है या कम जो है रह गया है आपके वेरिएबल फैक्टर को कंप्लीटली एम्प्लॉय करने में। तो ऐसे केस में अब क्या हो रहा है कि आपका ये जो वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर है इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा है। उसके अलावा और क्या है, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब बहुत ज्यादा वेरिएबल फैक्टर आपने एम्प्लॉय कर दिए एक फिक्स्ड फैक्टर पर तो जो एफिशिएंसी है वो हो जाती है रिड्यूस। ठीक है, बिकॉज अब इतने सारे लोग हैं तो सब क्या करते हैं, सब जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करते। अल्टीमेटली आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं आपके किसके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पीछे। ये जो तीनों फेजेस हैं वो क्यों अप्लाई होते हैं या वो क्यों जो है हमें देखने को मिलते हैं, उनके पीछे के कुछ ये रीजंस हमें पता है। ओके, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं और अब आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो बेसिकली आपके मार्जिनल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है। अभी अभी जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा उसमें आपने टोटल प्रोडक्ट भी देखा और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी देखा, लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि जैसे जैसे जो है आपका फिक्स्ड फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हो तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होता है, वो फॉल होता है और फिर इवेंचुअली वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो states that when more and more units of variable factor are employed with fixed factor then marginal product of the variable factor must fall। ठीक है, तो आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो ये बोलता है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हो फिक्स्ड फैक्टर के साथ में तो फिर ऐसे केस में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एक वेरिएबल फैक्टर का वो फॉल होना ही चाहिए या वो फॉल होता ही है। ठीक है, दैट मीन्स कि एक वेरिएबल फैक्टर कितना एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट कर सकता है वो चीज फॉल होती हुई हमें देखने को मिलती है। सो ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, इसे जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसका जो ग्राफ है वो आप ऐसा बनाओगे। अब इसमें आपको ऐसा इंक्रीज होता हुआ एमपी नहीं दिखाना है, आप इसमें क्या दिखाओगे, आपका डिक्रीज होता हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट ही दिखाओगे, क्योंकि हम डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज फिर डिमिनिश नहीं करना है, आपको डायरेक्टली डिमिनिश ही करवाना है। दैट मीन्स आपको जो है एमपी को फॉल ही करवाना है। और इसकी स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा प्रॉपरली कि जब आप वेरिएबल फैक्टर जो है वो इंक्रीज करते हो फिक्स्ड फैक्टर के साथ में तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपको डिमिनिश होता हुआ या फॉल होता हुआ दिखाई देता है। ठीक, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। यह आ गया हमारा क्या, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो ग्राफ, नॉट ग्राफ सॉरी शेड्यूल है वो आ गया। यहाँ पर आपके फिक्स्ड फैक्टर को आपने फिक्स रखा है 1 1 1, वेरिएबल फैक्टर आप जो इंक्रीज होता हो बता रहे हो 1 2 3 4 5, ये आपके टोटल प्रोडक्ट्स हैं दैट इज 12 22 30 36 एंड 40, और आपके मार्जिनल प्रोडक्ट्स हैं इन यूनिट्स दैट इज 12 10 8 6 4। ये आप देख सकते हो ये हो रहे हैं डिक्रीज, और ये कैसे निकालना है आपने इन टोटल प्रोडक्ट में से। ठीक है, 22 माइनस 12 करके 30 माइनस 22 किया तो 8 आ गया, 36 माइनस 30 किया तो 6 आ गया। इस वे में जो है आप टोटल प्रोडक्ट से जो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो। ओके, तो आई गेस कि ये जो आपके टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जो सारे लॉज है ये आप लोगों को क्लियर है अच्छे से। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो टीपी एंड एमपी का रिलेशनशिप अभी अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया, बस वही चीज कि यहाँ पर जब तक ये इंक्रीजिंग रेट है तब तक आपका एमपी इंक्रीज होता है, फिर यहाँ पर जब ये डिमिनिशिंग रेट आता है तो आपका एमपी फॉल होने लगता है। जब आपका टीपी मैक्सिमम पर है तो एमपी किस पर होगा, उसके 0 पर होगा, और जब टीपी फॉल होता है तो एमपी किस कहाँ क्या हो जाता है, एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज, टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एमपी डिक्रीजेज, TP reaches its maximum point, MP becomes 0 and TP starts decreasing, MP becomes negative। ठीक है, तो ये आ गए हमारे जो चारों पॉइंट्स हैं जो कि अभी अभी मैंने आपको से एक्सप्लेन किया, वो आ गए हमारे सामने। ठीक है,
फिर उसके आगे चलो तो अब आता है हमारे पास में कौन सा कंसेप्ट, कॉस्ट का कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट, अब देखो रेवेन्यू या हम बोले नॉट रेवेन्यू, प्रोडक्शन वाली जो चीज है वो हमने पढ़ ली है। अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, या एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। कितना जो है टोटल एक्सपेंस आपने इनकर किया गया है एक किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में, उसे हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट। ऑल राइट, कॉस्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को मिलाकर जो है टोटल कॉस्ट बनता है। नाउ व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जब एक फर्म कोई भी जो आउटसाइडर्स है उनकी सर्विसेज लेती है और उन्हें पेमेंट करती है तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। जैसे कि मैं एक फर्म हूं, मैंने लेबर्स को एम्प्लॉय किया है, मैं उन्हें उनके वेजेस दे रही हूं, तो ये मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। और वही मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की बोलूं तो वो क्या है कि मैं अपने ही, मेरी फर्म है, मैं उसकी ओनर हूं, मैं अपने ही रिसोर्सेज लगा रही हूं। अब जो भी मेरे रिसोर्सेज लगा रही हूं उस पर मैं अपने आप को पेमेंट तो नहीं कर रही हूं, लेकिन कितना पेमेंट होता अगर वो मैं आउटसाइडर से लेती तो उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि जो लैंड है वो मेरा ही है, ठीक है, मैं उसकी ओनर हूं, तो अब उस लैंड पर मैं अपने आप को रेंट पे नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर वो अगर लैंड मैं किसी से रेंट पे लेती तो मैं रेंट पे करती, तो वो जितना भी रेंट का अमाउंट है उसे मैं अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलूंगी, ठीक है, कि खुद ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है, एक ओनर खुद जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, खुद का जो प्रॉफिट वगैरह सब कुछ है, ठीक है, वो सब कुछ मिलाकर कितना कॉस्ट हो रहा है टोटल। सो दैट मीन्स कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, उसमें आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ही जो है ऐड होकर आते हैं। जो आपकी टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हम बोलेंगे एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, एग्जाम्पल हो गया उसका वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, ठीक है, या फिर हम एक्सप्लिसिट में भी बोल देंगे कॉस्ट या फिर मनी पेड टू द आउटसाइडर्स, ठीक। और इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू उन सारे इनपुट्स की जो कि ओनर ने सप्लाई किए हैं। एग्जाम्पल आ गया इसका रेंट ऑफ ओन लैंड, ठीक है। तो ये हो गया आपके कॉस्ट के जो दो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट है, ये दोनों पता होने चाहिए, यूजुअली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर आता है कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन किसका फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा, कॉस्ट एंड दी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट जिसे हम बोलेंगे C इज इक्वल्स टू F ऑफ Q, दैट इज कॉस्ट इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट, ठीक है। इतने आउटपुट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है वो होता है आपका कॉस्ट फंक्शन, ठीक। फिर आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो आपके कॉस्ट है उसमें आप क्या कर रहे हो, जो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें डिफरेंशिएट कर कर बता रहे हो। जैसे कि आपका आएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिर आएगा टोटल कॉस्ट। सेम गोज टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये चीजें अलग अलग आएगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये वो कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर इनकर किया जाता है। जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहता है थ्रू आउट, विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो चाहे आप आउटपुट बढ़ा दो लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आप उतना ही इनकर करोगे। और इवन जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन होता है तब भी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो इनकर किया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्योंकि अगर मैं कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रही हूं लेकिन अगर मैंने एक लैंड जो है वो रेंट पर लेकर रखा है तो अब वो रेंट मुझे देना पड़ेगा चाहे मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, ठीक है। तो जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी इनकर किया जाता है। और ये क्योंकि फिक्स्ड रहता है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है। ये आपको क्या बता रही है कि देखो 12 है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, 12 रुपीज आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। अब चाहे आप 1 यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करो, 0 यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करो या 5 यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करो, सब पर आपका कॉस्ट जो है वो सेम ही रहने वाला है।
ओके, सो कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, दिस इज नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का शेड्यूल आ जाता है जिसमें आप आउटपुट को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो और टीएफसी जो है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक। फिर आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर इनकर किया जाता है। तो जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या हम बोले वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना, क्योंकि जब आप किसी भी एक्स्ट्रा जो है इनपुट्स को एम्प्लॉय कर रहे हो तो उन पर कॉस्ट भी आप इनकर करोगे। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, जो भी आपका लेवल ऑफ आउटपुट है उसके साथ में वो चेंज होता रहता है। ओके, सो रिफर्स टू दोस कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। और कैसा वेरी कर रहा है, डायरेक्टली। अगर आपका जो है आउटपुट बढ़ता है तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इसका जो आप शेप देखोगे कर्व का वो कैसा है, ये इस काइंड का आता है, इनवर्सली एस शेप्ड का, ठीक है। ये इस वे से जो है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो फ्रेम होता है, जो कि ये बताता है कि इनिशियली जो है आपका कॉस्ट बढ़ रहा है और फिर एकदम से वो बहुत ज्यादा स्पीड में जो है इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके, जो कि डायरेक्टली वेरी करता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसका अगर हम जो है शेड्यूल देखें तो आप ये देखोगे 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर 0 है, फिर ये 6 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 15 हो गया, फिर 15 से 24 एंड 24 से 35। तो इनिशियली धीरे धीरे कॉस्ट इंक्रीज होता है और फिर एकदम से जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। क्यों इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को क्या कर लेते हो, एम्प्लॉय कर लेते हो, तो उन पर जो है ज्यादा कॉस्ट इनकर किया जाता है। अब आपको रिटर्न उतना नहीं मिलता और कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। ओके, आई गेस क्लियर है ये चीज भी, आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब बात आती है टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसका ग्राफ बना रहे हो तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ये आ गई आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व, या आ गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। अब इन दोनों को ऐड कर जो है आपका टोटल कॉस्ट बन जाएगा, दैट इज वो होगा स्टार्ट यहां से। टोटल कॉस्ट जो है वो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर किसके इक्वल होगा, आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, ठीक है। आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा, आपको इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज 12 प्लस 0 करना है, तो आपका टोटल कॉस्ट आएगा 12, ठीक है। तो इस वे से आपको क्या पता होना चाहिए कि जब आपका 0 लेवल ऑफ आउटपुट होता है तो आपका टोटल जो आपका टोटल कॉस्ट है वो आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और देखो आपके टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों ग्राफ्स के बीच का ये जो डिफरेंस है ये इक्वल रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट, इसीलिए ये दोनों जो लाइंस है ये एक दूसरे के पैरेलल रहती है। और ये सेम क्यों रहता है, बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि फिक्स्ड है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये थ्रू आउट ही फिक्स्ड रहता है, इसलिए आपका टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पैरेलल लाइंस होती है एक दूसरे के। ओके, so total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for the production of a commodity, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो कि इनकर किया जा रहा है एक फर्म के थ्रू, किस पर, जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर, वो होता है आपका टोटल कॉस्ट, ठीक। फिर उसके बाद में ये टोटल कॉस्ट का शेड्यूल आ जाता है, जिसमें आप देख रहे हो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और ये बनता है आपका टोटल कॉस्ट, दैट इज टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल्स टू टीसी, ठीक है। आप लोग एक बार इसे देख लीजिए, बस आपको करना है क्या, इन दोनों को ऐड करना है, तो आपका टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगा। ऑल राइट, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं और नेक्स्ट पर आते हैं हम अपने एवरेज कॉस्ट वाली चीजों पर। अब जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था तो उसका एवरेज आप क्या बताओगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट मींस पर यूनिट ऑफ आउटपुट पर कितना जो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया जा रहा है, दैट इज रिफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट। और आपका जब भी आप एवरेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो, टोटल को आप डिवाइड कर देते हो क्वांटिटी के साथ में, तो एएफसी इज इक्वल्स टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है इसका ग्राफ बनता है। और उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो एरिया इसके अंदर कवर्ड है ये कैसा रहता है, इक्वल रहता है, बिकॉज आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल ही वो एकदम फिक्स्ड ही रहता है। और आप तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हो कि ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होता हुआ आपको दिखता है। क्यों, क्योंकि जब आपके आउटपुट इंक्रीज होते हैं तो आप लोग देखोगे कि विद द सेम फिक्स्ड कॉस्ट अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको रिड्यूस होता हुआ दिखता है, कि ऑन एन एवरेज कितना जो है आपको कॉस्ट इनकर हो रहा है वो आपका रिड्यूस होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इसलिए आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो शेप है ये फ्रेम होता है। इसका अगर आप शेड्यूल देखोगे तो ये देखो, ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 12 12 12, आउटपुट है आपका 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आपके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आता है, दैट इज TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो ये आप देखोगे ये डिक्रीज हो रहा है, इनफाइनाइट 12 6 4 3 2.40 डिक्रीज होता हुआ आपको दिखता है, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद में आता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब जो आपका TVC है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसको आप डिवाइड कर दोगे Q से, तो आपके पास में जो है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा यू शेप्ड क्यों दिखता है, क्योंकि इनिशियली आप देखते हो कि आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना वो डिक्रीज हो रहा है, वो उसके मिनिमम पर पहुंचता है और फिर वो इंक्रीज होने लगता है। इंक्रीज क्यों होने लगता है, ये यहाँ पर हम बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलता है कि इनिशियली जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हो तो टोटल प्रोडक्ट बहुत इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से, और फिर वो नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब कि फॉल होने लगता है। तो जब वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो आपका जो कॉस्ट है ना वो कम रहता है, एज कंपेयर्ड टू योर आउटपुट आपका कॉस्ट कम रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये इनिशियली आप देखोगे कि एवरेज कॉस्ट जो है फॉल होता है, फिर वो उसके मिनिमम पर पहुंचता है, और फिर जब आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने लगते हैं तो आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और फिर अगर आपका जो ये पूरा वेरिएबल फैक्टर है उसकी अगर आपने जो है उसको अगर आपने इंक्रीज करना नहीं रोके, या फिर आपने आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट्स को थोड़ा सा नहीं रोका, तो आपका ये जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाइक पे चला जाता है, इवेंचुअली एक फर्म को बताता हुआ कि आप बहुत ज्यादा आप जो है लॉस इनकर कर रहे हो, ठीक है। तो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप्ड कर्व बनता है, विच टेल्स यू कि इनिशियली आपका कॉस्ट कम होता है, उसके मिनिमम पर जाता है, और फिर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लगता है, ओके। फिर इसके बाद में ये इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ये कर्व आ जाता है। यहाँ पर आप देखो पहले क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, 6 से 5 आया, 5 से 5 दैट इज उसके मिनिमम पर पहुंचा, और अब जो है आप देखोगे कि एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने लग गया, 5 6 और 7 हो गया फिर, ठीक है। और फिर अब ये इंक्रीज होता जाएगा, और इसके पीछे का रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ओके। फिर आता है आपका एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, आपके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप कर दो तो आपको एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, या फिर आपका जो टोटल कॉस्ट है उसका आप एवरेज निकाल दो तो भी आपको जो है आपका एवरेज कॉस्ट, या फिर हम इसे एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं। सो रिफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना इनकर किया जा रहा है, ये होता है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट। सो AC इज इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय Q, जो कि क्या हो गया, AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC। तो बेसिकली ये आपका जो है AC का कर्व बनता है, जो कि आपको क्या बता रहा है, यहां से हुआ आपका AC फॉल, एवरेज कॉस्ट पहले हुआ फॉल, उसके मिनिमम पर आया, और फिर ये होने लगा क्या, इंक्रीज, ठीक है। तो इस वे से आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो बनता है। ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका आ जाएगा हमारा जो ग्राफ जो शेड्यूल है, जो कि आप लिखोगे एवरेज टोटल कॉस्ट, ये आपका AFC AVC, और AC जो है वो आपने क्या किया, AFC प्लस AVC। यहाँ पर देखो 18 से 11 आए, 11 से 9 आए, 9 से 9 उसका मिनिमम, और फिर इंक्रीज होने लगा 9.40, और ये धीरे धीरे अब जो है आपका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं, अब आते हैं हमारे पास में मार्जिनल कॉस्ट के कंसेप्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, एक एडिशनल यूनिट, ठीक है।
तो अब जो है कॉस्ट हम क्या बताते हैं कि कितने आउटपुट को बनाने में आपको कितना कॉस्ट लगा है, तो एक एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट इनकर किया गया है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ये आ जाएगा आपका, मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टोटल कॉस्ट जब एक ज्यादा यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोडक्शन किया जाता है। इसे आप फाइंड आउट कैसे करते हो, टीसी से भी कर सकते हो, दैट इज टोटल कॉस्ट, या फिर ये आप टीवीसी से भी जो है वो फाइंड आउट करते हो। ठीक है, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जहां पर टोटल कॉस्ट लिखा है वहां पर आप अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हो, दोनों से आंसर आपके सेम ही आते हैं। सो MCN इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1, दैट इज अगर मैं MC निकाल रही हूँ 10th यूनिट का, तो मैं क्या करूंगी, टोटल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 9th यूनिट। ठीक है, इस वे से जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट निकलता है, या फिर आप इस वे से भी निकाल सकते हो, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, कितना चेंज है आपके टोटल कॉस्ट में और आपके यूनिट्स ऑफ आउटपुट में कितना चेंज है, दोनों को डिवाइड कर दो तो भी आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है। इसका भी अगर हम ग्राफ देखें तो क्या बनेगा, आपके पास में यू शेप्ड ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जो कि इनिशियली बता रहा है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होता है, उसके मिनिमम पर जाता है, और फिर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो ये बताता है कि अब एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में आप जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो काफी ज्यादा है। ओके, तो अब इसका भी अगर शेड्यूल देखें तो कुछ ये आ जाएगा आपके पास में, दैट इज ये आपका टीवीसी, टीएफसी, टीसी, यहां पर आपने एमसी को निकाला है टोटल कॉस्ट की हेल्प से, दैट इज ये टीसी की हेल्प से, और यहां पर हम जो है एमसी को फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टीवीसी। ठीक है, तो अब जब आप ये फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि ये जो फिगर्स है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है, वही चीज जो अभी मैंने बोली। आप देख सकते हो 6 6 4 4 5 5 9 9 एंड 11 11 एकदम एग्जैक्टली सेम है आपका जो मार्जिनल कॉस्ट, आप टोटल कॉस्ट से निकालो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल लो। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप्स बिटवीन एसी एंड एमसी। सबसे पहले आया है एसी और एमसी, दैट इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट का कर्व ऐसा बनता है और ये आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। अब इसमें कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल्स। ठीक है, जब तक एमसी क्या है, लेस देन है एसी, दैट मीन्स इस वाले फेज में, इस पॉइंट के बिलो अगर हम देखें तो जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो आपके एवरेज कॉस्ट से कम है, तो तब तक आपको देखने को मिलता है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, फॉल होता है। ठीक है, फिर जिस पॉइंट पर आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल बनते हैं, दैट इज ये जो पॉइंट है हमारा ए, इस पॉइंट पर आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होता है, उसके मिनिमम पर होता है, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एसी, AC is constant, ये आएगा AC is constant and at its minimum point। ठीक है, तो AC constant और उसके मिनिमम पॉइंट पर होता है। फिर उसके बाद में जब MC जो है वो आपके AC से अबव हो जाता है तो आपका जो AC है वो इंक्रीज होने लगता है, दैट इज व्हेन MC इज मोर देन AC, AC राइजेस। ठीक है, तो जब आपका MC जो है वो AC से अगर ज्यादा बनता है तो आपका जो AC है वो राइज होने लग जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 रिलेशनशिप्स है बिटवीन AC एंड MC जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगर आप बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे से जो है ना मेमोराइज कर लो तो आपको ये सारी चीजें लिखने में बहुत ही इजी रहेगा। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाले रिलेशनशिप पे, दैट वुड बी ऑफ एवीसी एंड एमसी। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एमसी के बीच का रिलेशनशिप। अब ये कुछ आपको देखने को मिलेगा, व्हेन MC इज लेस देन ABC, ABC फॉल्स। जब तक MC जो है क्या है, लेस देन है किसके, ABC के, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ABC फॉल हो रहा है। फिर ये दोनों इक्वल हुए, ये दोनों इक्वल हुए हैं, तो उस पॉइंट पर आपका जो ABC है वो क्या है, उसके मिनिमम पर होता है। ठीक है, तो व्हेन MC इज इक्वल्स टू ABC, ABC इज कांस्टेंट
एंड एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है, एवीसी जो है वो कांस्टेंट और उसके मिनिमम पॉइंट पर है, और फिर उसके बाद में जब एमसी इज मोर देन एवीसी बन जाता है तो एवीसी इंक्रीज होने लगता है। अब देखो, आप एसी या एमसी का रिलेशनशिप लो या एवीसी और एमसी का रिलेशनशिप लो, आप क्लियरली यहां पर क्या देख पा रहे हो कि रिलेशनशिप दोनों का एग्जैक्टली सेम है, बस एसी की जगह पर एवीसी आ गया है और थोड़ा सा ग्राफ में चेंज है, ठीक है। बाकी रिलेशनशिप सेम है कि जब तक एमसी जो है लेस देन होता है आपके एवीसी से या एसी से तो वो फॉल होते हैं, फिर जहां पर वो मीट करते हैं उस टाइम पर आपका एसी जो है या फिर एवीसी जो है वो उसके मिनिमम पर होता है, फिर एमसी जो है वो मोर देन एवीसी बन गया तो एवीसी जो है वो आपका राइज होने लग जाता है। ओके, फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एवीसी एंड एमसी। एसी एवीसी और एमसी के बीच का रिलेशनशिप देखना है। अब यहाँ पर आपके पास में एसी का कर्व है, यहाँ पर आपके पास में एवीसी का कर्व है और ये है आपके पास में एमसी का कर्व, ठीक है। तो आप देखो, एमसी का रिलेशनशिप एसी के साथ में पता है, एमसी का रिलेशनशिप एवीसी के साथ में पता है। अब आपको इन तीनों का रिलेशनशिप एक साथ में देखना है, तो चलो देख लेते हैं। एसी इज ग्रेटर देन एवीसी बाय द अमाउंट ऑफ एएफसी। ये चीज तो बिल्कुल जो है ऑब्वियस रहेगी हमेशा ही कि आपका जो एवीसी है उससे एसी हमेशा ग्रेटर रहेगा, और कितना ग्रेटर रहेगा, तो वो ग्रेटर रहेगा आपके एवीसी के अमाउंट से। अगर हम इनिशियली देखें तो एवीसी जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनिशियली ज्यादा होता है, फिर वो डिक्रीज होता है, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो आप देखोगे एसी और एवीसी के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फॉल होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये डिफरेंस कम है। अगर इसको और हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपका जो एसी और एवीसी कर्व है वो काफी क्लोज आ जाएंगे, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एसी और एवीसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, भले ही वो एकदम स्लाइड सा डिफरेंस होगा लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मींस आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वो 0.00001 हो जाएगा लेकिन वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मींस आपका एसी और एवीसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। The vertical distance between AC and AVC curve continues to fall with increase in output। यही चीज अभी मैंने आपको बताई कि ये देखो फॉल हो रहा है और अगर आप और आगे ले जाओगे तो ये और फॉल होता जाएगा, ठीक है। AC and AVC curves never intersect each other as AFC can never be zero, ठीक है, कैन नेवर बी जीरो, ये नेवर जरूर लिखना है, यहाँ पर नेवर नहीं लिखोगे तो पूरा का पूरा जो इस लाइन का मतलब है वो गलत हो जाएगा। तो AC and AVC curves never intersect each other as AVC can never be zero। उसके बाद में बोथ AC and AVC कर्व्स आर यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये चीज भी मैंने आपको बताई है कि AC और AVC कर्व जो है वो दोनों ही क्या होते हैं, यू शेप्ड होता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनिशियली कॉस्ट कम होता है, उसके मिनिमम पर पहुंचता है, फिर कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है। The minimum point of AC curve lie always to the right of the minimum point of AVC curve। जो minimum point है AVC कर्व का कौन सा है, ये है, और AC कर्व का ये है। तो हमेशा जो मिनिमम पॉइंट है आपके एवरेज कॉस्ट का, वो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के राइट हैंड साइड पर ही जो है फॉल करता है हमेशा, ठीक है। ये हमेशा का यही केस है। और अगर इसी का रिलेशनशिप हम MC से बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका MC कर्व है वो AVC कर्व को भी उसके मिनिमम पर इंटरसेक्ट करता है और AC कर्व को भी मिनिमम पर इंटरसेक्ट करता है, एंड आफ्टर द मिनिमम पॉइंट दोनों ही जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। ओके, तो ये थे हमारे रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC एंड MC। आई गेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये रिलेशनशिप्स। उसके बाद में आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC, ठीक है। दिस वुड बी TC एंड MC। किस चीज का रिलेशनशिप? टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का। ये टोटल कॉस्ट का कर्व बना आपका, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बना। अब टोटल और मार्जिनल कॉस्ट देखो, TC rises at diminishing rate, MC declines। TP और MP का भी वापस रिवाइज करते जाना। TP जब डिमिनिशिंग रेट से राइज होता है तो जो आपका MP है वो क्या होता है, फॉल होता है। सेम यहाँ पर देखो, जब TC, ठीक है, TP की जगह पर TC लिख दिया, TC जब डिमिनिशिंग रेट से जो है राइज होता है तो आपका MC जो है वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है। यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट से राइज हो रहा है, ये हो रहा है डिक्लाइन,
ठीक है। फिर ये इसके कहां पर पहुंचा है, ये एक पॉइंट पर पहुंचा जहां पर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना वो बंद कर देता है। तो उस टाइम पर आप देखोगे कि आपका जो एमसी है वो उसके मिनिमम पर होता है, ठीक है। सो व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीसी स्टॉप्स डिमिनिशिंग, एमसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट। अब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना स्टॉप कर दिया तो उस टाइम पर एमसी जो है वो आपका क्या है, मिनिमम पर है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो आपका टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से राइज होता है, ठीक है। सो व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग, द मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। आफ्टर दिस पॉइंट यहां पर जो है डिमिनिशिंग रेट से अब जो है टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पर चेंज हो जाता है और उस टाइम पर आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज होने लगता है, ठीक है। तो जब तक आपका एमसी उसके मिनिमम पर आता है तब तक जो है आपका टीसी डिमिनिशिंग रेट से राइज होता है, ठीक। आई गेस क्लियर हो गया ये वाला जो हमारा कंसेप्ट है, दैट इज टीसी एंड एमसी का जो रिलेशनशिप है ये। विद द स्टूडेंट्स हमारा जो ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट था इसका जो एक क्विक रिवीजन था ये हो गया कंप्लीट। आई एम फॉर श्योर कि आपको कई बार लगा होगा कि मैम थोड़ा सा डिटेल में बताओ, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएंगी, वहां से आप देख लेना सब कुछ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स एक जो छोटी सी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज अब जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो हिंदी मीडियम स्कूल्स के लिए, हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी अवेलेबल है और उसका एक सेपरेट चैनल बना हुआ है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये चीज पहुंच पाए। ऑल्सो स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स जो है उसने आपकी कन्वीनियंस के लिए एंड आपकी जो है सुविधा के लिए जो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि जो हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और जो हमारा ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स उस पर आपको बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड जो है सारी प्लेलिस्ट, सारे टॉपिक, सारे वीडियोस बहुत ही इजीली मिलते हैं सारी ही क्लास के। तो अगर यूट्यूब पर प्रॉब्लम होती है फाइंड आउट करने में, बेस्ट चीज है वेबसाइट पर चले जाओ या ऐप पर चले जाओ, सब कुछ बहुत ही जो है क्लियरली वहां पर अरेंज्ड है। ऑल्सो हमारा जो YouTube चैनल है उसे भी आप लोग जो है अपना ये प्यार दिखाते रहें, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें। थैंक यू।